Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 4 December 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move on to the articles of the day, आज का जो डेट है यानी कि 4 December, इस दिन को हम क्या मनाते हैं? Now there are two important events that we celebrate today. Let us quickly have a view and understand some important points because we see questions mainly asked based on days as well. So let's start with the first one, which is the Indian Navy Day. So here, Indian Navy Day कब मनाते हैं? We celebrate that today. That's December 4th. And why do we celebrate December 4th as Indian Navy Day? Because we celebrate the achievements of our Indian Navy, and particularly in the event of the 1971 Indo-Pakistan War. Now we know we helped Bangladesh in its freedom, in its independence, right, from Pakistan. So it was considered as East Pakistan before, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं बांग्लादेश को आजादी मिली and in this operation we did help them, and the operation with which इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट. Okay, so the name of the operation is important, in which the Indian Navy successfully hit the Pakistani ships, उनकी oil facilities, उनके shore defenses, especially the other location at Karachi. So that is where we commemorate this day, December 4th, as Indian Navy Day. Now the second important day जो आज का दिन है, that is the Cheetah Day, the International Cheetah Day. Now why celebrate on December 4th? That is because we find this day was established by a person called as Dr. Laurie मार्कर. डॉक्टर लॉरी मार्कर, ये एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट है और इनके एक चीता का नाम था. ओके, शी हैड हर ओन चीता व्हिच वाज खायम. सो दिस इज अ चीता दैट शी हैंड रेज्ड. हर नेम ऑफ द चीता इज खायम. सो शी आल्सो फाउंडेड दिस फंड इन 1991 व्हिच इज कॉल्ड एज द चीता कंजर्वेशन फंड. तो इनको चीता से बहुत लगाव था. सो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 4 December ऑन दैट डे, ताकि हम चीतास को कंजर्व करें, ठीक है, उनके एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करें. सो हम देखते हैं चीतास इनफैक्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया में, और हम एशियाटिक चीतास की बात करें, ठीक है, एशियाटिक चीतास की अगर हम बात करें, ये एक्सटिंक्ट हुआ था मेनली इन 1952 बिकॉज बहुत शिकार होते थे, हंटिंग होता था, राइट. सो एशियाटिक चीतास इंडिया में नहीं है, बट दूसरे कंट्री, स्पेशली अगर हम बात करें ईरान में, ऐसे 12 चीतास ही केवल बाकी हैं. ओके, तो एशियाटिक चीतास जो है ये सिर्फ 12 हैं, इसीलिए इनका जो IUCN स्टेटस है ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब ये बहुत कम मात्रा में है. नाउ देयर आर सेकंड टाइप ऑफ चीतास जो है अफ्रीकन चीतास. Now we remember कि recently African cheetahs को इंडिया में हम लेके आए थे, right, in the year 2022. और ये किस दिन आए थे? मोदी जी के बर्थडे के दिन, ठीक है. सो 2022 में भी बहुत चीतास, लेकिन ये चीतास एशियाटिक वाले नहीं थे, यानी कि अफ्रीकन चीतास थे, राइट. नाउ अफ्रीकन चीतास का जो IUCN स्टेटस है, बिकॉज दे आर फाउंड इन अ ग्रेटर वैरायटी, ग्रेटर नंबर, तो इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है. सो दैट मीन्स दे आर नॉट undergoing extinction, yeah, they are not less in number, because you find them plenty in the savannas or when you talk about in Africa. So हम देखते हैं चीतास का एक साइंटिफिक नेम क्या है, that is Asinoix jubatus, जे फेलिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं. ओके, सो द फैमिली, द स्पीशीज दैट दे बिलोंग टू, दैट इज फेलिडे. यहाँ पे दे आर ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द IBCA which is इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो 2023 में हम देखते हैं कि इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया की मदद से. दिस वाज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जहां पे हम 7 कैट्स को कंजर्व करना चाहते हैं. A quick question, what are the 7 cats in the International Big Cat Alliance? याद रखना, इनका जो हेडक्वार्टर्स है IBCA का, इनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और इनके जो प्रेसिडेंट है ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि भूपेंद्र यादव है. ये इनके इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है भूपेंद्र यादव.
ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम चीतास ऐसे और 6 बिल्लियों को ये प्रिजर्व करना चाहती है, कंजर्व करना चाहती है। सो क्विकली टेल मी व्हाट आर द 7 cats associated in the IBCA. Let's understand about the cheetahs. It is the fastest land animal in the world. ये अफ्रीका और एशिया के रीजन्स में पाए जाते हैं। 75% जो है डिसअपियर्ड हो चुके हैं फ्रॉम द अफ्रीकन रेंज, एंड ये इनका पॉपुलेशन भी हम देखते हैं रिसेंटली डिक्लाइन हो चुका है। ओके, सबसे ज्यादा चीतास कहां पे हैं? द आंसर इज नमीबिया। ओके, नमीबिया होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चीता पॉपुलेशन। Now let's understand ये चीता का reintroduction that I told you which happened in 2022. ओके, सो हम देखते हैं कि चीतास एक्सटिंक्ट हो चुके थे, द एशियाटिक चीतास, लेकिन हम अफ्रीका से लेके आए हैं थ्रू द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। और चीतास किस रीजन से लेके आए हैं? First one is Namibia in the year 2022. Then we have in South Africa in the year 2023. Okay, and we also have it in Botswana. Botswana से भी लेके आए हैं। All right. So who implements the cheetah project? The project is implemented by NTCA, जो है National Tiger Conservation Authority. Now याद रखना, even though this is tiger conservation, it is also helping for cheetah preservation. Now where are the cheetahs found in India? क्या ये पूरे इंडिया में you find them? The answer is no. You only find them at the Kuno National Park जो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा you also have Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. Okay, now where is Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary? ये wildlife sanctuary ये भी मध्य प्रदेश में ही है। And the third place जहां पे cheetahs are found, the answer is Noradehi. नौरादेही, ओके, नेशनल पार्क, ये भी जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। सो एज यू कैन सी, चीतास आर ओनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, नाउ ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन, बिकॉज हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ चीतास को यहाँ पे इंडिया में लेके आए हैं। सो इट इज वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका से एशिया ट्रांसफर हुआ है कार्निवोर का। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। तो हमारा पहला आर्टिकल हम देखते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू सेंटर ने यहाँ पे is not considering proposal to classify denotified tribes. Now firstly जान लेते हैं ये denotified tribes क्या है, and then we'll proceed to the article. Denotified tribes, okay, ये ऐसे लिखा जाता है DNT NT SNT, ठीक है, ये ऐसा उसको लिखा जाता है। Now what are these 3 groups? पहला denotified tribes, इन ट्राइब्स को पहले क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। ओके, दे बिलोंग टू दी ब्रिटिश लॉज में हम देखते थे इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बट ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को डी नोटिफाई किया था एंड रिपील किया था 1952 आजादी के बाद। इसीलिए इनको कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया कि ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है। दे आर नॉट क्लासिफाइड एंड दे आर ओनली कंसिडर्ड एज डीनोटिफाइड। ठीक है, सो दिस अगेन फेसेस यू कैन से स्टिग्मा है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, बिकॉज इनका कोई स्टेटस, इनको कम्युनिटी कोई कैटेगरी नहीं दिया है। सो दैट्स व्हाई दे जस्ट हैव इट डीनोटिफाइड। देन द सेकंड वन इज द नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह लाइवलीहुड या जॉब्स के लिए मूव होते हैं। सो दिस इज विद रिगार्ड टू नोमैडिक, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। ओके, सो ये मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और इनकी जो लाइवलीहुड है, इनका जो जॉब्स है, रिलेट्स टू क्राफ्टिंग, क्राफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, ट्रेड करते हैं, हर्डिंग करते हैं। दैट इज वेयर दे आर मेनली एसोसिएटेड। इनका भी मेनली लैंड राइट्स, बिकॉज दे कीप मूविंग। जो स्टेट है इनको कुछ प्रोटेक्शन नहीं देती, एजुकेशन राइट्स, वेलफेयर स्कीम्स ये मिस आउट होते हैं। द थर्ड इज द सेमी नोमैडिक ट्राइब, जो पार्शियली सेटल्ड है, मतलब दे डोंट मूव एज फ्रीक्वेंटली एज नोमैडिक ट्राइब्स, बट ये भी मूव होते हैं, राइट। सो ये सीजनल मोबिलिटी होती है, पार्शियल सेटलमेंट होता है, इनका भी सेम चैलेंजेस होते हैं जैसे हमारे नोमैडिक ट्राइब्स के।
So because they did not have, or they were not characterized or categorized into SCs or STs or OBCs or maybe general category, हम देखते हैं they are facing a lot of challenges. So इसीलिए 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसको क्लासिफाई करते हैं into certain groups. तो कितने ऐसे ग्रुप्स थे? There were about 268 groups. तो इन 268 ग्रुप्स को क्लासिफाई किया था into denotified, nomadic and semi-nomadic tribes. Now यहाँ पे हम देखते हैं the major purpose क्या था, इससे क्या होगा, इन communities को either SC, ST या OBC लिस्ट में डाला जाएगा, जिसके कारण इनको जो भी बेनिफिट्स SC, ST और OBC को मिलते हैं इन कम्युनिटीज को मिलेंगे. सो हियर वी सी द क्लासिफिकेशन. किसने किया ये क्लासिफिकेशन? द क्लासिफिकेशन वाज डन बाय अ नीति आयोग का पैनल जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो ये काम सौंपा गया था नीति आयोग को, जिसने कमीशन एक पैनल बनाया विच इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नाउ इन्होंने, हम देखते हैं, ये स्टडी किया और इनके डेटा सबमिट किया 2023 में. एंड दे सेड कि ये 85 कम्युनिटीज जो है इनको फ्रेश क्लासिफिकेशन देना चाहिए, 9 कम्युनिटीज को रिक्लासिफाई करना चाहिए इनटू SC, ST, OBC. ऐसे करके उन्होंने डेटा दिया है. बट आज के आर्टिकल में हम देखते हैं कि यहाँ पे राज्यसभा कहती है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग टू क्लासिफाई डिनोटिफाइड ट्राइब्स, कि हम इनको जो क्लासिफाई नहीं हुए हैं 5 years इनिशिएट किया था 2019 में, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू बी क्लासिफाइंग देम. ओके, वी आर नॉट कंसिडरिंग टू classify them is what the article is saying. Okay, this is what Rajya Sabha कहता है. Now let's understand a little background beyond this. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेटअप कब हुआ डिनोटिफाइड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए. तो हम देखते हैं there was a board which is called as DWBDNC, which is Development Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities. Okay, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ. Development Welfare Board for Denotified, Nomadic, Semi-Nomadic Communities. ये बोर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2019 में, बिकॉज ऑफ अ कमीशन रिपोर्ट जिसका नाम है इदाते कमीशन, जो इन कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए बना था. और उन्होंने बोला कि ये क्लासिफिकेशन सब होना चाहिए, एक बोर्ड एस्टैब्लिश होना चाहिए इन कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए. नाउ ये कम्युनिटीज चाहते हैं कि वो रिक्लासिफाई हो. ओके, इधर सम सोसाइटीज, सम ऑर्गेनाइजेशन से कि एक सेपरेटली उनके लिए ग्रुप ही बना दो, DNT वाला, राइट. सम से कि नहीं, आप रिक्लासिफाई करो. ओके, बट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी क्लासिफिकेशन, दीज ग्रुप्स दे सफर, उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते गवर्नमेंट के, इसीलिए वो बैकवर्ड अभी भी है और एक स्टिग्मा भी अटैच्ड है इन कम्युनिटीज के. सो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो बोर्ड है, इन्होंने एक स्कीम भी बनाया है उनके कम्युनिटीज के लिए जिसका नाम है सीड स्कीम. अभी ये सीड स्कीम क्या है? ये स्कीम है फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. तो सीड इसका नाम है. तो सीड किस ग्रुप के लिए स्कीम है ये पूछ सकता है, तो याद रखना दिस इज फॉर द डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज. यहाँ पे हम देखते हैं दे गिव अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, विद रिगार्ड टू एजुकेशनल, हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे सब बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन कम्युनिटीज को. तो अभी देखते हैं कि क्लासिफाई नहीं करेंगे, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर दीज कम्युनिटीज, वी आर येट टू सी. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हम देखते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू प्रोटेस्ट चल रहे हैं विद रिगार्ड टू द स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट क्या है जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट अ बिल टू चेंज दिस इंस्टीट्यूट. तो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसको हम ISI कहते हैं, ये फाउंड हुआ था बाय PC महालनोबिस, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिशियन. ही इज द फादर ऑफ Indian statistician. Okay, Indian statistics. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर्स है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल रिसर्च कहाँ जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज कंसिडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ
स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ये एस्टैब्लिश हुआ था ISI एक्ट ऑफ 1959 में, और ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट कहा जाता है। सो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस एंड ऑपरेशन रिसर्च। Okay, now it has a strength of 1200, और स्टैटिस्टिक्स साइंस allied fields में ये इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इस बॉडी को रिवैम्प करना चाहती है ना। प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं कोलकाता में? बिकॉज कोलकाता का कहना है, प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूट रिवैम्प करके गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन ज्यादा करेगी, इनके पावर्स, इनके पास जो ऑटोनॉमी है ये अफेक्ट होगा। तो इनमें एक एकेडमिक काउंसिल होता है, तो इनका जो रोल है सिर्फ एडवाइजरी होगा, जिसके कारण वी विल सी द ऑटोनॉमी is going to be affected। तो ये जो प्रपोजल किया है अमेंड करने के लिए जो ISI एक्ट, एकेडमिशियंस जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ISI को अपना एकेडमिक ऑटोनॉमी से स्ट्रिप करेगा, यानी इसको हटाएगा। सो यहाँ पे की ऑब्जेक्शंस यही है कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बदलेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, जो अग्रीमेंट है बिटवीन ISI सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट, ये जो स्पिरिट है इसको वायलेट करेगा। वी सी दैट विदाउट कंसल्टेशन विद फैकल्टी ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये गलत है। सो दिस इज ऑल द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सी बिकॉज ऑफ द रिवैम्पिंग व्हिच द गवर्नमेंट टेंड्स टू डू और वांट्स टू डू इन दिस। यहाँ पे बताया गया है बिल एम्पावर करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ओके, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे जो ओवरराइड करेंगे, एज आई सेड एकेडमिक काउंसिल होगा, तो ये बस एडवाइजरी होगा, और मेन पावर्स किसके पास होगा, बोर्ड ऑफ काउंसिल के पास। तो ये बस एक एडवाइजरी काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी, जिसके कारण हम देखते हैं इनकी जो एकेडमिक फ्रीडम है ये अफेक्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ISI क्या है, इसके बारे में की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, PC महालनोबिस, ये भी मॉडल की बात करिए। We see that the second financial plan, okay, we had planning commission, तो ये second 5-year plan हुआ करते थे, like there are 12 5-year plans, so second 5-year plan इनके मॉडल से बना था, the PC महालनोबिस मॉडल, right? So let's now proceed to the next article। अगला आर्टिकल हम देखते हैं with regard to international IDEA, international idea। इंटरनेशनल आइडिया क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ओके, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड ये बॉडी है। नाउ इनके चेयर 2026 के लिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। अ क्वेश्चन फॉर यू, इंडिया में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एक चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, एंड वेयरएज 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके नाम क्या है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट आर द 2 election commissioners that are currently serving in India? Use the comment section to answer। Let's also see कि ये जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं ये स्टॉकहोम स्वीडन में डिस्कस हुआ, एंड ये जो इनका हेडक्वार्टर्स भी है ये स्टॉकहोम स्वीडन में बेस्ड है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, इलेक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी सी दिस इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलोंग विद केविन कैसेजमोरा, द आउटगोइंग चेयर जो पहले थे, एंड वी विल सी एड्रियन जंकला जो एक स्विस एम्बेसडर टू स्वीडन। ओके, सो लेफ्ट एंड राइट में हम देखते हैं द अदर पीपल। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयर बन गए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बॉडी। तो यहाँ पे इंडिया जो है चेयर बना है, एंड इंडिया जो है इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारा वोटर बेस इतना हाई है, ऑफ कोर्स बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है। नाउ वी सी
बहुत डाइवर्स और इंक्लूसिव इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा, राइट। वी टॉक अबाउट इंडिया सिविलाइजेशन हिस्ट्री, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज उस पर आधारित है। एंड वी सी हमारा गोल जो है इट रिलाइज ऑन अ यूनाइटेड पीसफुल रिजिलियंट सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये जो इंटरनेशनल आइडिया है ये कोलैबोरेट करेगा इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट से। सो ये बॉडी साथ में काम करेगी नाउ दैट वी हैव बीन अ चेयर ऑफ इंटरनेशनल आईडीए। इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बना सिंस 1995। इस ग्रुप के 35 मेंबर कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसीज हैं और 2 ऐसे ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। इनका यही ऑब्जेक्टिव है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए एंड इलेक्शंस जो है अनबायस्ड हो, इंटेग्रिटी मेंटेन्ड हो, पार्टिसिपेट हो ज्यादा से ज्यादा। इनफैक्ट अगर हम देखें रिसेंटली जब जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, जो पर्सनल इन्वॉल्व थे, इट वाज सेड दैट इट वाज मोर देन 1 मिलियन सच पीपल। तो हमारा जो इलेक्शन सिस्टम भी है बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वी सी द वोटर पार्टिसिपेशन या वोटर बेस की बात करें वो भी बहुत ज्यादा है। नाउ इंडिया का वोटिंग एज ऑफ कोर्स है 18 ईयर्स, राइट। कैन यू टेल मी कि ये 18 इयर्स का जो निर्णय था ये कब दिया गया था? क्योंकि पहले हम देखते थे इट वाज 21 इयर्स, वोटर एज वाज 21 इयर्स। तो ये 18 इयर्स कब बना ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देखते हैं विद रिगार्ड टू पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, इनके ये विजिट कर रहे हैं आज और कल के दिन, यानी December 4th and 5th। Now this is not the first visit, but of course it is a visit after the Ukraine crisis, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम देखते हैं कि इनके लिए एक अच्छा सा एक स्टेट रिसेप्शन है, राष्ट्रपति भवन में बाइलैटरल मीट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वी आर गोइंग टू सी अ लॉन्च ऑफ अ न्यूज कॉल्ड एज रशिया टुडे इंडिया, RT इंडिया। ओके तो ये इंडिया चैनल है रशिया के रशियन रन ब्रॉडकास्टर RT के साथ, रशियन टुडे के साथ। तो यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल? रशिया टुडे इंडिया। ना पहली बार पुतिन ने विजिट किया था 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। एंड हम देखते हैं we see that here we had a number of sanctions from US because हम क्या कर रहे थे, हमने पोखरान टेस्टिंग किया था, the second पोखरान टेस्टिंग, right, ऑपरेशन शक्ति ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। तो इसीलिए हम पे यूरोपियन कंट्रीज एंड US ने सैंक्शंस लगाए थे। so we had increased our ties with Russia. so Russia okay has been weak of course post द USSR जब कोलैप्स हुआ। हम देखते हैं सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद रशिया वाज ऑफ कोर्स वीकर, बट हाउएवर वी सी दैट रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड, हैव चेंज्ड। एंड यहाँ पे हम देखते हैं दोनों कंट्रीज ऑफ एंड ऑन वर फेसिंग सैंक्शंस, राइट, फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, तो वेस्टर्न एंड सेकेंडरी सैंक्शन। तो हमारा जो रिलेशनशिप है ऑफ कोर्स 2000 से बहुत ज्यादा है और हम देखते हैं इट इज वेरी बैलेंस्ड एंड इट हैज डीपेंड टाइज विद अदर कंट्रीज एज वेल ओवर द इयर्स। ऐसा नहीं कि अभी तक हमारे रिलेशंस वैसे हैं, नहीं, बहुत इंप्रूव हुए हैं, चेंज हुए हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस कहां पे स्ट्रांग हुए हैं। अगर हम देखते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, सबसे ज्यादा इंडिया रशिया से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है। सो हियर वी सी S-400, राइट, 3 of the 5 बैटरीज दैट वर डिलीवर्ड ओके हैव बीन डिलेड। तो ये बस बता रहा है कि कैसे कम भी हुआ है, ज्यादा भी हुआ है। फर्दर वी सी कि इंडिया और रशिया ने साथ मिलकर एक मिसाइल भी बनाया था जिसका नाम है ब्रह्मोस। ओके जो ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया और रशिया में, तो इनका नाम जोड़ के ब्रह्मोस बनाया। एंड ये ब्रह्मोस हमने दूसरे कंट्री को भी एक्सपोर्ट किया है जिसका नाम है फिलीपींस। ओके सो दिस हैज बीन एक्सपोर्टेड एज वेल। हम देखते हैं कि सैंक्शंस इम्पैक्ट द रशियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। रशिया की बात करें, ये 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सबसे ज्यादा यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी रशिया में भी है। So Russia has a very strong defense nuclear capabilities. In fact, the world's floating जो operational with regard to small modular reactor की बात भी करें तो भी रशिया में ही पाया जाता है। We also see Russia is the only partner जो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रहा है।
ओके और ये कहाँ पे डेवलप कर रहा है? कुडनकुलम। और कुडनकुलम कहाँ पे है? कुडनकुलम है तमिलनाडु में। सो अगेन वी सी दैट द रिलेशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा ऑयल एंड ट्रेड की बात करें, वी सी दैट हम ऑयल खरीदते हैं डिस्काउंटेड रेट पे फ्रॉम रशिया, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर एज वेल। बायलैटरल ट्रेड की बात करें 68.7, ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर एंड मग अप दिस नंबर्स अप, बट जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ट्रेड जो है इस कंट्री के साथ ज्यादा कर रही है। ऑल्सो कीप इन माइंड कि हम पे सैंक्शंस लगाया है या टैरिफ्स बढ़ा दिया है यूएसए ने। इवन द डॉलर मार्क हैज बीन नाउ यू सी जो 90 रुपीज से ज्यादा वो क्रॉस कर चुका है। सो वी सी दैट रशिया इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन दिस केस, राइट। आउटकम क्या होंगे इस विजिट को? ऑफ कोर्स दैट विल ओनली बी एक्सपेक्टेड, विल बी ओनली टू टेल यू आफ्टर 5th, बट एक आइडिया है कि हम क्या बातचीत होंगे विद रिगार्ड टू मोबिलिटी, लेबर जो मूवमेंट है यहाँ से वहां पे, तो वो एक डिस्कशन हो सकता है। सेकेंड थिंग इज विद रिगार्ड टू यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड डील, ये बातचीत हो सकती है। मे बी अ डिफेंस परचेज हो सकता है, एंड विद रिगार्ड टू द एक्सेस फॉर इंडियन एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इसके बारे में भी बातचीत हो सकती है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ possible outcomes की बात हो रही है। We will be able to understand it only after 5th December जब ये मीटिंग समाप्त होगा। Let's now proceed to the next article। अगला जो आर्टिकल हम देखते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू अ वोल्केनिक ऐश जो पाया गया था, जो इथियोपिया में स्टार्ट हुआ था, बट इट हैज बीन फाउंड इन इंडियन ग्राउंड्स। तो ये क्या है? हमने लास्ट टाइम भी देखा था उसको नवंबर में, बट इफ आई सी सम न्यू स्टूडेंट्स कमिंग इन माय चैनल, लेट मी हैव अ क्विक रिविजन फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वोल्केनो जिसका नाम है हाइली गुब्बी वोल्केनो, ये इथियोपिया में लोकेटेड है और ये एक शील्ड वोल्केनो है, जिसके कारण हम देखते हैं फर्स्ट इरप्शन इसका 12,000 साल पहले हुआ था। ये वोल्केनिक जो है इतना हाइट गया, उसका जो भी वोल्केनिक ऐश है, प्लूम जिसको बोलते हैं, ये 14 किलोमीटर ऊपर गया एटमॉस्फेयर के। और विंड्स के रीजंस की वजह से, द विंड्स एंड द जेट स्ट्रीम्स, ये पूरा जो ऊपर गया, इट मूव्ड, इट ट्रांसफर्ड, इट ट्रांसपोर्टेड ऑल द वे टुवर्ड्स इंडिया। सो यहाँ हम देखते हैं कि ये ड्रिफ्ट हुआ था रेड सी से लेके येमेन, ओमान एज वेल एज इंडिया में भी पाया गया। सो इंडिया, although this happened in November 23rd, we find that it was found in November 24th इंडिया में। Okay, so it exited the Indian airspace by 25th। इंडिया से भी वो आगे गया है। इसका जो स्पीड है, you see that it is rotating or it's revolving, it's moving about 100 to 120 किलोमीटर पर आवर। बहुत तेजी से ये जा रहा है और बहुत हाइट में, जहाँ पे you find the aircrafts are flying 15,000 से लेके 25,000 feet। So हम देखते हैं कौन से states were affected, like राजस्थान, गुजरात, न्यू दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, right, and it also went up to चाइना। और ये जो ऐश प्लूम की बात करें, ये जो वोल्केनो रेसिड्यू की बात करें, क्या क्या पाया जाता है इसमें? वी फाइंड वोल्केनिक ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्लास पार्टिकल्स एज वेल एज रॉक फ्रैगमेंट्स, ये सब पाया जाता है। Now because it is at such a high height, we talk about 15,000 feet, you find that aircrafts वहाँ पे फ्लाई होते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं? We find कि जो हमारे जेट इंजन्स हैं, ओके, ये बहुत हाई स्पीड्स में ऑपरेट करते हैं, 16,000 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट करते हैं। जो इंजन्स की बात कर रहे हैं हम, वेरी हाई स्पीड, हाई टेम्परेचर एज वेल, राइट। तो ये जो है ऐश जो है, इनमें कुछ होता है कॉल्ड सिलिकेट्स, राइट, सिलिकेट्स। ये सिलिकेट इतने हाई टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, और जब ये मेल्ट होते हैं, ये वापस से सॉलिड हो जाते हैं एज ग्लास डिपॉजिट्स। तो जब ये कूलिंग हो भी जाता है, राइट, दे ब्लॉक द कूलिंग होल्स, जो इंजन का जो होल्स हैं इसमें ब्लॉक करते हैं। एंड अगर ये ब्लॉक करने लगते हैं, इंजन पावर लॉस होता है, इंजन शटडाउन भी हो सकता है, बिकॉज इट्स डिसरप्टिंग द इंजन, राइट। सो दैट इज ऑल द प्रॉब्लम्स इन एन एयरक्राफ्ट दैट इट कैन हैव। कैबिन में स्मोक हो सकता है, स्मेल आ सकती है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो सकती है अगर प्रेशराइजेशन अफेक्ट होता है तो। सो ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉब्लम्स एन एयरक्राफ्ट कैन फेस अगर ऐसा कुछ वोल्केनिक ऐश वहां पे
जाता है। सो हियर वी सी दैट एयर इंडिया में क्या हुआ, एयर इंडिया ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए, अकसा ने भी फ्लाइट्स कैंसिल किए थे, जेदा, कुवैत, अबू धाबी जो फ्लाइट्स आउटवर्ड थे उसको भी बंद कर दिया। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर हम देखें हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज ने 1982 में कि 4 engines, okay, they lost that, and then we see however they were able to land safely, okay, इनका भी volcanic ash के through interaction हुआ। another one we have the KLM 1989, तो ये बस आपको examples हैं, 1982-89 में भी ऐसा ही हुआ था, and we see this particular example we see in 2025 as well because of the highly Gubbi जो volcanic ash हुआ था, volcano जो हुआ था इथियोपिया में। let's proceed to the next article। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज विड्रॉन एन ऑर्डर ऑन संचार साथी ऐप। तो संचार साथी ऐप क्या है? संचार साथी ऐप जो है ये 2025 में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ऐप एंड लेट्स सी व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। ये लॉन्च हुआ था 2025 में एंड दिस वाज अ सिटीजन सेंट्रिक ऐप जो डिजाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। ओके, नाउ व्हाई हैज दे फॉर्म दिस ऐप? एम क्या है? टू स्ट्रेंथन मोबाइल सिक्योरिटी और यूजर्स को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम साइबर फ्रॉड। तो ये गवर्नमेंट ऐप है जो 2025 इस साल लॉन्च हुआ था, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में बनाया है ताकि साइबर फ्रॉड से मदद कर सके एज वेल एज मोबाइल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर सके। नाउ ये इनके की फीचर्स भी जान लेते हैं। फर्स्टली वी सी यूजर्स को ट्रैक करता है, लेट्स यूजर्स ट्रैक, ब्लॉक, ट्रेस उनके जो भी लॉस्ट फोन्स हैं तो ट्रैक करने में थ्रू दी IMEI सर्विसेज, वेरीफाई करने के लिए मोबाइल कनेक्शंस, उनके नाम पे जो भी मोबाइल कनेक्शंस है चेक करने के लिए, एंड कोई अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होता है तो वो भी चेक करने के लिए। फर्दर वी हैव अ चक्षु फीचर। द चक्षु फीचर enables रिपोर्टिंग ऑफ अ फ्रॉड कॉल या एक व्हाट्सएप मैसेजेस या कोई डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो रहा है तो आप क्विकली इसको अपडेट कर सकते हैं। Further, it verifies genuineness of the mobile handsets. It prevents counterfeit devices in the market. मतलब ऐसे बहुत सारे चोरी का माल होता है तो उसको सब बंद करने के लिए this is a very good app, right? रिपोर्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल एक बार आपको कोई नंबर आता है +91 से which is usually in India number, but actual में कोई ये इथियोपिया या साउथ सुडान का नंबर हो सकता है, उधर से कोई कॉलर आपको कॉल कर सकता है। सो इसको भी चेक करने के लिए ये जो संचार साथी ऐप है इट रियली हेल्प्स द यूजर इन finding any of these cyber frauds that happen। and हम देखते हैं मेनली जो अफेक्ट होते हैं इज द सीनियर सिटीजन्स, राइट? बहुत सारे अगर हम देखें रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, ओल्ड सिटीजन्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दे फॉल प्रे टू दिस, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है कोई कॉल है उठा लूँ, आंसर कर दूँ, कोई डेटा देते हैं कि अरे आपको अरेस्ट किया गया, आपके पास एक डिलीवरी आई है। सो देयर हैव बीन सो मेनी केसेस इफ यू सी इन द पास्ट ईयर और उसके पहले भी। तो इसको बंद करने के लिए ये संचार साथी ऐप इज वेरी वेरी हेल्पफुल। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी बनाया। गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले बोला कि अगर आप एक मोबाइल लेते हो तो इसमें प्री इंस्टॉलेशन कंपल्सरी है। मतलब ये मैंडेट किया कि सभी नए फोन्स में ये संचार साथी ऐप होना ही चाहिए, ठीक है? तो फिर लोगों ने सोचा कि ये क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट, बिकॉज ये मैंडेट करना मतलब हमारी प्राइवेसी का, ये गवर्नमेंट ऐप है तो हमारी जो भी डेटा है, प्राइवेसी है, ये अफेक्ट हो सकती है। दैट इज व्हेन द प्रोटेस्ट अकर्ड। और जब ये प्रोटेस्ट ज्यादा हो गया, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, उनका जो अभी ऑर्डर दिया था, जो डायरेक्टिव दिया था, वो अभी वापस ले लिया। तो अभी ये जो ऑर्डर था कि यू हैव टू हैव इट ऑन अ न्यू फोन, ये ऑर्डर को हटा दिया है, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द संचार साथी ऐप एंड दिस इज ऑल विद 20 GK क्वेश्चंस फ्रॉम क्लैट पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।